Hello students, good evening all of you। आशा करते हैं आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे। लॉकडाउन के इस अवसर का जो कोरोना संक्रमण के वजह से घर पर रहने की हम लोगों के साथ बाध्यता जुड़ गई है, इस समय का आप सदुपयोग कर रहे होंगे और अपनी पढ़ाई पर पूर्ण रूप से फोकस कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप सभी से अनुरोध है, आप अपनी पढ़ाई पर अपना पूरा अटेंशन दें। सभी विषयों के ऑनलाइन पढ़ाई जो आपके शिक्षकों द्वारा करवाई जा रही है, उस पर समय से ऑनलाइन क्लास को अटेंड करें और उनके द्वारा प्रोवाइड किए जा रहे वीडियो क्लासेस को बार बार रिव्यू करें, कॉपी में उसे राइट डाउन करें और अध्ययन करें। स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में मैंने आप सभी को मेगा स्पोरोजेनेसिस अर्थात डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में फ्लो चार्ट और डायग्राम के माध्यम से समझाने का प्रयास किया था। इस वीडियो क्लास के सेगमेंट में स्टूडेंट्स, मैं आप सभी को स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक अर्थात भ्रूण कोश की रचना के बारे में पढ़ाने जा रहा हूं। भ्रूण कोश, जैसा कि मैं आपको बतला चुका हूं कि यह 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज एम्ब्रियो सैक है। एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन ओवरी के अंदर जो ओव्यूल पाया जाता है, उस ओव्यूल में न्यूसेलस के अंदर होता है। न्यूसेलस के हाइपोडर्मल सेल परिवर्तन करके आर्कीस्पोरियल सेल में बदल जाते हैं। यह न्यूसेलस का हाइपोडर्मल सेल जब आर्कीस्पोरियल सेल में बदलता है तो इसमें पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। पेरिक्लाइनल डिवीजन के वजह से 2 प्रकार की कोशिकाएं बनती हैं। बाहर की ओर प्राइमरी पैरेटल सेल और भीतर की ओर प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल का निर्माण होता है। बाहर का प्राइमरी पैरेटल सेल विभाजनशील या अविभाजनशील होता है, वहीं अंदर का प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल अविभाजनशील होता है। ये स्पोरोजिनस सेल में एक सेल अपने आप को वृद्धि कर लेता है और वृद्धि करके वह मेगा स्पोर मदर सेल में बदल जाता है। मेगा स्पोर मदर सेल, जिसे शॉर्ट में हम लोग MMC के नाम से जानते हैं, उसी MMC से विभाजन के फलस्वरूप आपको एम्ब्रियो सैक का निर्माण होता है। जैसा कि मैंने आपको बतलाया कि मेगा स्पोर सेल 4 बनते हैं, उनमें से 3 सेल जनरली जो ऊपर वाले होते हैं वह डिजनरेट कर जाते हैं और नीचे वाला एक मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर में बदल जाता है, अर्थात वह सक्रिय रहता है और वही फंक्शनल मेगास्पोर वृद्धि करके MMC बनाता है। MMC
मेगा स्पोर मदर सेल में 3 स्टेज में बारी बारी माइटोटिक डिवीजन समसूत्री विभाजन होता है, जिसके वजह से जो एनएमसी सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर था वह सिंगल न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर था, वह सिंगल न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर विभाजन के वजह से, न्यूक्लियर डिवीजन के वजह से 3 समसूत्री विभाजन के बाद 8 केंद्रक का निर्माण कर देता है और 8 केंद्रक में 7 कोशिकाएं होती हैं और इस प्रकार से आपको लास्ट में जाकर हमें एक वेल डेवलप्ड कंप्लीट मैच्योर्ड एम्ब्रियो सैक अर्थात फीमेल गैमेटोफाइट की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से एंजियोस्पर्मिक प्लांट के ओवरी के अंदर ओव्यूल में एम्ब्रियो सैक भ्रूण कोश का निर्माण होता है। स्टूडेंट्स, ये तो पिछले क्लास का मैंने आपको ब्रीफली क्लास में लेक्चर देने का काम किया। अब इस क्लास में हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक का डायग्राम आपको बोर्ड पर मेंशन किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने आपको बताया, ऊपर में मेरा लिखा हुआ है कि एम्ब्रियो सैक 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय अवस्था है। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं 3 कोशिका ऊपर में हमने दिखलाया। जो भी कोशिका हैप्लॉइड होती है, अगुणित होती है, उन कोशिकाओं को, हैप्लॉइड सेल को हम एन से इंडिकेट करते हैं, छोटे स्मॉल एन से इंडिकेट करते हैं। ऊपर में 3 एंटीपोडल सेल है। यह एंटीपोडल सेल अगुणित होता है, जो एंटीपोडल सेल बाद में जाकर डीजनरेट कर जाता है। नीचे में आप जो देख रहे हैं ये 3 एक एपारेटस के अंतर्गत आने वाला हैप्लॉइड सेल है। इसको हम किस रूप में देखते हैं? एम्ब्रियो सैक का जो निर्माण होता है, वो एम्ब्रियो सैक के निर्माण में ओव्यूल के अंदर जो अंततोगत्वा 8 न्यूक्लियस बनते हैं, उन 8 केंद्रकों में से 4 केंद्रक चैलेजा की तरफ और 4 केंद्रक माइक्रोपाइल की तरफ होता है। 4 केंद्रक उत्तर ध्रुव की तरफ, 4 केंद्रक दक्षिण ध्रुव की तरफ होता है। उन 4 केंद्रकों में से एक केंद्रक मूव करता है और बीच में केंद्र में चला आता है। नीचे से भी एक केंद्रक मूव करता है और वह बीच में चला आता है। इस वजह से ऊपर में 3 केंद्रक चैलेजा की तरफ बच जाते हैं, नीचे की तरफ 3 केंद्रक माइक्रोपाइल की तरफ, 3 केंद्रक माइक्रोपाइल की तरफ व्यवस्थित हो जाते हैं, जबकि बीच में 2 केंद्रक रहते हैं। जब इसमें सेल वॉल का फॉर्मेशन होता है, तो सेल वॉल का फॉर्मेशन के वजह से ऊपर जो चैलेजा की तरफ मैंने 3 केंद्रक दिखलाया, उन तीनों केंद्रकों में सेल वॉल बन जाता है और सेल वॉल बन जाने के बाद यह 3 एंटीपोडल सेल का निर्माण करता है। तीनों एंटीपोडल सेल हैप्लॉइड होते हैं, जिसे हम प्रतिमुखी या प्रतिव्यासांत कोशिका के नाम से जानते हैं। नीचे के जो 3 केंद्रक आपको माइक्रोपाइल की तरफ हैं, दक्षिण ध्रुव की तरफ हैं, उनमें भी सेल वॉल बन जाता है। सेल वॉल बन जाने से, साइटोकाइनेसिस की क्रिया हो जाने से यह भी 3 कोशिकाओं का निर्माण करता है। ये तीनों कोशिकाएं आपको अगुणित होती हैं। 3 कोशिकाओं में से बीच में आपका एक बड़ा कोशिका रहता है, जिसे हम लोग अंड कोशिका के नाम से, एक सेल के नाम से जानते हैं। इसे फीमेल गैमेट भी कहते हैं, मादा युग्मक भी कहते हैं, साथ ही साथ वो स्फीयर भी इसको कहा जाता है। जबकि इसके दोनों साइड, बाएं और दाएं में एक एक सिनर्जिट सेल्स होते हैं, अर्थात यह दोनों सहायक कोशिका का काम करता है। इन सहायक सिनर्जिट सेल में फिंगर लाइक
अंगुली के जैसा प्रोजेक्शन रचना देखने को मिलता है। इसी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर को, प्रोजेक्शन को हम लोग फिलीफॉर्म एपारेटस के नाम से जानते हैं। इसके तीनों सेल जो आपको माइक्रोपाइल की तरफ मौजूद हैं, यह तीनों सेल एक साथ मिलकर एक एपारेटस कहलाते हैं, जिसमें आपको मैंने लिखा है एक एपारेटस, जिसका तात्पर्य अंड उपकरण होता है। इसमें 3 कोशिकाओं का समूह होता है। 3 कोशिकाएं कैसे? एक कोशिका जो अगुणित है, बीच में है, और यह अंड कोशिका कहलाती है, जबकि इसके दोनों साइड एक एक सहायक कोशिका सिनर्जिड कोशिका है। बीच में जो आपको मैंने दिखलाया है, ये 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई है। जो पोलर न्यूक्लियाई में से जो दोनों न्यूक्लियस हैं, दोनों केंद्रक हैं, एक ऊपर वाले चैलेजल एंड की तरफ से एंटीपोडल सेल की तरफ से आए हैं, और एक नीचे माइक्रोपाइलर एंड की तरफ से अर्थात एक एपारेटस की तरफ से आए हैं। इसलिए केंद्र में 2 अगुणित ध्रुवीय केंद्रक का निर्माण हो गया है। यह पोलर न्यूक्लियाई हैप्लॉइड होता है, लेकिन बाद के स्टेज में ये दोनों अगुणित पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूजन कर लेता है, आपस में एक दूसरे के साथ मिल जाता है, फ्यूज हो जाता है, संलयित हो जाता है। जब ये संलयित हो जाता है तो संलयित होने के बाद ये एक सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करता है। इस सेकेंडरी न्यूक्लियस को हम लोग फ्यूजन न्यूक्लियस या डेफिनेटिव न्यूक्लियस के नाम से भी जानते हैं। इसलिए मैंने आपको ये दोनों जो बीच में मैंने दिखलाया, इसको मैंने लिखा है 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई टर्न्स इनटू 2 हैप्लॉइड पोलर न्यूक्लियाई टर्न्स इनटू 1 डिप्लॉइड बिग सेकेंडरी और फ्यूजन और डिफिनेटिव न्यूक्लियस आफ्टर फ्यूजन ऑफ 2 पोलर न्यूक्लियाई, अर्थात 2 ध्रुवीय केंद्रक के संलयन से बना एक द्विगुणित बड़ा द्वितीयक केंद्रक। ये द्वितीयक केंद्रक हो। इन द्वितीयक केंद्रक के पास में जो आप सेल देख रहे हैं स्टूडेंट्स, इस सेल को हम लोग सेंट्रल सेल के नाम से जानते हैं। ये सेंट्रल सेल में 2 गो केंद्रक रहता है। इसके कारण से हम कहते हैं कि एम्ब्रियो सैक के अंदर केवल एकमात्र ऐसी कोशिका है जो द्विगुणित होती है, और वह कौन होती है? वह होती है सेंट्रल सेल, अर्थात केंद्रकीय कोशिका। क्यों? क्योंकि इस केंद्रकीय कोशिका में 2 पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूजन करके डिप्लॉइड सेकेंडरी न्यूक्लियस का निर्माण करते हैं। तो अब मैं इसे एक बार फिर से देखने का प्रयास कर रहा हूं कि इसमें किस प्रकार से 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक हैं। प्यारे बच्चों, यहां आप देखें, इसके चैलेजा एंड की तरफ 3 कोशिकाएं आपको दिखलाई गई है, जिसे हम लोग एंटीपोडल सेल कह रहे हैं। इन तीनों कोशिकाओं में, एंटीपोडल सेल में एक एक न्यूक्लियस है, अर्थात कुल यहां 3 न्यूक्लियस होंगे। 3 कोशिका आपको माइक्रोपाइल की तरफ दिखलाया जा रहा है। इसमें भी एक एक न्यूक्लियस है। यहां भी कुल 3 न्यूक्लियस, 3 केंद्रक हो गया, जबकि बीच में आपको 2 पोलर न्यूक्लियाई दिखलाया गया है, जो आपका 2 केंद्रक है। इस वजह से यह 3 केंद्रक ऊपर, 3 केंद्रक नीचे और 2 केंद्रक बीच में, कुल आपको 8 केंद्रक मिल गए। लेकिन कोशिका अगर गिना जाए तो 3 एंटीपोडल सेल, एक एपारेटस में 3 कोशिकाएं, और बीच का पोलर न्यूक्लियाई को मिलाकर के जो बना है वो सेंट्रल सेल 1 कोशिका, 3, 3, 6 और 1, 7, कुल 7 कोशिका, जबकि केंद्रक 8 हैं एम्ब्रियो सैक के रचना के अंतर्गत। स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने सिनर्जिड कोशिका को बनाया है। ये सिनर्जिड कोशिका में आप जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन देख रहे हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन क्या काम करता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन आपको
जब हमारे फूल की नर भाग, जिसे हम लोग एंड्रोसियम के नाम से जानते हैं, और एंड्रोसियम की इकाई को हम लोग एंड्रोसियम की इकाई को हम लोग अस्टामेन कहते हैं। इस अस्टामेन में आपको दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है एंथर और एक होता है फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट जहां एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, युग्मित होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं, उस स्थान को हम लोग कनेक्टिव के नाम से जानते हैं। यानी एंड्रोसियम की इकाई अस्टामेन, जिसको दो भाग में बांटा गया है। अस्टामेन में ऊपर का एंथर और नीचे का फिलामेंट। एंथर के अंदर जो पॉलन ग्रेन रहता है, परागकण रहता है, जब वह परागकण पॉलिनेशन क्रिया द्वारा अर्थात परागण क्रिया द्वारा स्टिग्मा पर पहुंचता है और वहां पहुंचने के बाद वह जर्मिनेट कर जाता है, तो जर्मिनेट अर्थात अंकुरित होने के बाद पॉलन ग्रेन से, परागकण से, एमिकी साहब ने बतलाया है कि पॉलन ट्यूब अर्थात पराग नलिका का निर्माण होता है। इस पराग नलिका में शुरुआत में दो केंद्रक रहते हैं, एक ट्यूब न्यूक्लियस रहता है और एक आपका जनरेटिव न्यूक्लियस रहता है। जनरेटिव न्यूक्लियस फिर दो भाग में टूट जाता है, फिर टूटने के बाद आपको दो मेल गैमीट बनाता है। यह मेल गैमीट जब हमारा पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचा तो स्टिग्मा पर पराग नलिका जो है सिफोनोगेमी के माध्यम से, यानी सिफोनोगेमी एक प्रोसेस होता है, स्टिग्मा पर जब पॉलन ग्रेन जर्मिनेट कर जाता है, अंकुरित हो जाता है, तो वहां से पॉलन ट्यूब स्टिग्मा के बाद जो नली जैसी खोखली या ठोस स्टाइल नुमा रचना है, उस स्टाइल से पॉलन ट्यूब गुजरते हुए ओव्यूल में पहुंचता है और ओव्यूल के अंदर प्रवेश करने के लिए, एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करने के लिए वह जनरली सिनर्जिड के रास्ते को ही अपनाता है। सिनर्जिड में किस स्थान से वह प्रवेश करता है, तो वह जनरली आपका फीलिफॉर्म एपारेटस, मैंने फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने दिखलाया है, यहीं से प्रवेश करता है। तो पराग नलिका को यहां पर प्रवेश करने के लिए, पराग नलिका को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए फीलिफॉर्म एपारेटस जो सिनर्जिड के पास दिखलाया गया है, यह आपको कुछ पदार्थों का सेक्रेशन करता है, स्राव करता है। इस सेक्रेशन की वजह से पॉलन ट्यूब इसकी ओर मुड़ जाते हैं और अंदर में प्रवेश करने के दौरान पॉलन ट्यूब का जो आगे का टिप, आगे का जो हिस्सा है, वह आगे का हिस्सा को ट्यूब न्यूक्लियस तोड़ देता है, उसको नष्ट करने का, उसको आगे के हिस्से को खोलने का काम करता है। उसके पीछे आपको जो दो मेल गैमीट रहते हैं, जो जनरेटिव न्यूक्लियस के विखंडन से बने हुए रहते हैं, वह मेल गैमीट आपका बारी बारी अंदर एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करता है। उसमें से एक मेल गैमीट, ये फीमेल गैमीट, जिसको एक सेल के नाम से, वो स्फीयर के नाम से जानते हैं, उससे एक मेल गैमीट आकर मिल जाता है। और दूसरा मेल गैमीट आपका जो सेकेंडरी न्यूक्लियस मैंने बनाया है, जो पोलर न्यूक्लियाई के फ्यूजन से बना है, इससे आकर मिल जाता है। जब इससे आकर के एक सेल से मिलता है कौन, पहला मेल गैमीट, तो इसको हम लोग फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इस फर्टिलाइजेशन के वजह से एम्ब्रियो का निर्माण, भ्रूण का निर्माण होता है। यही भ्रूण नए पौधे को उत्पन्न करता है, नए पौधे में ट्रांसफर हो जाता है। जबकि बीच वाले सेकेंडरी न्यूक्लियस जो डिप्लॉयड है, क्योंकि इसमें दो हैप्लॉयड पोलर न्यूक्लियाई मौजूद हैं, उनके फ्यूजन से ये बना है, जब उससे दूसरा नर युग्मक मिल जाता है, तो यहाँ इस क्रिया को हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन के नाम से जानते हैं। इस ट्रिपल फ्यूजन के वजह से इंडोस्पर्म का निर्माण होता है, अर्थात भ्रूण कोष का निर्माण होता है। ये भ्रूण कोष का डायग्राम बनाए, एम्ब्रियो सैक का निर्माण बनाए, ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर है। लेकिन जब दूसरा नर युग्मक सेकेंडरी न्यूक्लियस से मिलता है, जिसको हम लोग डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, तो इसके वजह से जो रचना बनती है उसको हम लोग इंडोस्पर्म अर्थात भ्रूण पोष कहते हैं। यह भ्रूण पोष
जब डेवलप कर रहा होता है नीचे वाला एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए जो पोषण की आवश्यकता पड़ती है, जो न्यूट्रिशन की आवश्यकता पड़ती है, वह न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? तो यही आपका जो इंडोस्पर्म बन गया है, भ्रूण पोष बन गया है, वह इसको न्यूट्रिशन देता है, पोषण देता है। तो इस प्रकार से यह एम्ब्रियो सैक बनने का और उसके पीछे बनने के पीछे रीजन क्या है, किस प्रकार ये बनता है और किस कार्य को ये परफॉर्म करता है, इसका मोटो क्या है, स्टूडेंट्स मैंने वह क्लास के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से आपको समझाने का काम किया है। इसे आप लोग लिखेंगे। एक बात मैं और बतला देता हूं, मैंने यहां बोला कि फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर है, जिसको फिलीफॉर्म एपारेटस कहते हैं, यह फिलीफॉर्म एपारेटस से ही आपका पॉलन ट्यूब अंदर प्रवेश करता है, जो मेल गैमेट को रिलीज है। यह जानकारी इशिकावा साहब ने दिया था। लेकिन जनरली जो पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो सैक में प्रवेश करते हैं, ओव्यूल के अंदर प्रवेश करते हैं, उनके प्रवेश करने का मार्ग जो होता है वह फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऑफ सिनर्जिट होता है। तो यह आपका डायग्राम हो गया। मैं समझता हूं आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। जहां आपको प्रॉब्लम हो उसको दोबारा रिपीट करके आप उसको देखें, वीडियो का पॉज करें और जो डायग्राम आपको बनाया गया है उसको कॉपी में बनाएं। मैं एक बार आपको जो बात क्लास के द्वारा बोला गया है, इसको आप लोग कैसे लिखेंगे वह शॉर्ट में आप लोग लिख लीजिए कॉपी में। मैं आपको बोल रहा हूं, देखिए फूल पहला पॉइंट देकर के आपका स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक का जो पॉइंट आपको लिखना है उसके बारे में बतला रहे हैं। भ्रूण कोश की रचना, उसको आप लिखेंगे। फूल के मादा जनन अंग की रचना बीजांड में मादा युग्मकोद्भिद अर्थात भ्रूण कोश का निर्माण गुरु बीजाणु जनन क्रिया के द्वारा होता है। दूसरा पॉइंट, नेक्स्ट, भ्रूण कोश 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय रचना है। तीसरा पॉइंट, गुरु बीजाणु जनन क्रिया के द्वारा मेगा मदर सेल, मेगा स्पोर मदर सेल, MMC ब्रैकेट में, मेगा स्पोर मदर सेल, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका बारी बारी 3 बार समसूत्री विभाजन करती है, जिसके बाद उसमें कुल 8 केंद्रक का निर्माण हो जाता है। उनमें से 4 केंद्रक चैलेजा की ओर और 4 केंद्रक माइक्रोपाइल की ओर होते हैं। दोनों सिरों पर मौजूद 4 केंद्रकों में से एक केंद्रक अपने स्थान का त्याग करके भ्रूण कोश के बीच में आ जाता है और 2 अगुणित पोलर न्यूक्लियाई का निर्माण करता है, जो बाद में एक दूसरे से मिलकर द्विगुणित सेकेंडरी न्यूक्लियस में बदल जाते हैं। सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ जो कोशिका होती है उसे हम लोग